नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। जैसा कि डेली शाम को हम पीआईबी की तरफ से जो भी प्रेस विज्ञप्तियां रिलीज की जाती हैं उनको देखते और समझते हैं और उनमें से 2 या 3 विज्ञप्तियों को हम डिटेल में पढ़ते हैं जिससे हमारे और आपके बीच जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो कहीं छूट न जाए। इसी क्रम में आइए आज का वीडियो में लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं, तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की विज्ञप्तियां। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज 17 जनवरी 2024 है और सभी मंत्रालय की तरफ से अब तक यानी कि जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो प्रेस विज्ञप्तियां यानी कि कुल 20 प्रेस रिलीज जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। उपराष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से 3 विज्ञप्ति दिया गया है, जिसमें जो सबसे पहला विज्ञप्ति है उसमें बताया गया है कि वनस्थली विद्यापीठ का आज 40वां दीक्षांत समारोह था और उसमें जो भी भाषण दिया उसके कुछ प्रमुख अंश आज दिए गए हैं। बुद्ध की शिक्षाएं अतीत के स्मृति चिन्ह नहीं है बल्कि हमारे भविष्य के दिशा निर्देश हैं, ऐसा कहा हमारे उपराष्ट्रपति जी ने। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति ने जो भी कुछ भाषण दिए उसके भी कुछ अंश यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कुल 7 विज्ञप्तियां दी गई हैं। उसमें बताया गया है कि कोच्चि केरल में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने जो भी अपना भाषण दिया उसके कुछ अंश यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री 18 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोच्चि केरल में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने एमजी रामचंद्रन की जयंती पर उनका स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर द्वारा गाया गया श्री राम रक्षा का श्लोक साझा किया, जिसे आप इनके ट्विटर हैंडल पे भी जाके सुन सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक विज्ञप्ति दी गई है। उसमें बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने किया पूसा में कृषि प्रक्षेत्र का अवलोकन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ बताया गया कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या को बंगलुरु और कोलकाता से जोड़ने वाली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खबर को थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भी एक विज्ञप्ति दी गई है। दूर संचार विभाग के सचिव संयुक्त राज्य अमेरिका के परिवर्तनकारी दौरे पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि नौसेना प्रमुख ने लद्दाख की जास्कर नदी के लिए चादर ट्रैक अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे भी हम आज की इस वीडियो में कवर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल साइबर सुरक्षित भारत के अंतर्गत 41वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए केवल एक पंजीकरण की आवश्यकता वाले पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि POP संबंधी विनियमों को अधिसूचित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 2 महीने में 15 करोड़ प्रतिभागी मिले हैं। इस खबर को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अभी। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल 18 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्वस्थ कल की ओर स्वस्थ गांव विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि कुल 597 रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट या एक्सीलेटर प्रदान करके उन्होंने दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बताया गया
मिशन गवर्निंग बोर्ड ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कार्यान्वयन रणनीति और समय सीमा को अंतिम रूप दिया, यानी कि यहाँ पे एक बैठक हुई और बैठक रूप में इसमें अंतिम डिसीजन ले लिया गया। इस खबर को हम छोड़ते हैं और पहले हम पढ़ते हैं रेल मंत्रालय की तरफ से जो ये खबर हमारे सामने दी गई है। 597 रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट या एक्सीलेटर प्रदान करके उनको दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया। भारतीय रेलवे भारत सरकार के सुगम्य भारत मिशन या सुगम्य भारत अभियान के हिस्से के रूप में अपने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने के लिए प्रसिद्ध है। रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार, वृद्धि, इन सुविधाओं में सुविधा भी शामिल है जो दिव्यांगजनों के लिए है, एक निरंतर प्रक्रिया है। बुजुर्गों, बीमारों और दिव्यांगजनों की आसान आवाजाही की सुविधा के लिए और प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म तक सुगम पहुंच और आवाजाही में आसानी के लिए सुगम्य भारत अभियान के हिस्से के रूप में लिफ्ट एक्सीलेटर प्रदान किए जा रहे हैं। कुल 597 स्टेशन है जहां या तो लिफ्ट या एक्सीलेटर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका पूरा ब्यौरा आपके सामने दिया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ, जिसे मैंने कहा था कि मैं आपको पढ़ के आज सुनाऊंगा। 2 महीने में 15 करोड़ प्रतिभागी, इसे भी देख लेते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कई राज्यों में भारी भीड़ उमड़ी। इसमें क्या कुछ कहा गया है? विकसित भारत संकल्प यात्रा ने केवल 2 महीने में भारत को वशीभूत कर दिया है, जिनमें 15 करोड़ से अधिक उत्साही प्रतिभागी शामिल हुए हैं। लोगों की यह विशाल भागीदारी एक उन्नतिशील और समावेशी भारत की दिशा में संगठित मार्ग बनाने के लिए यात्रा की तीव्रता के बारे में बहुत कुछ बताती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में सरकारी योजनाओं की 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में अभियान शुरू होने के बाद लोगों की भागीदारी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जहां चौथे सप्ताह के अंत में 13 सितंबर 2023 को यात्रा 2.06 करोड़ लोगों तक पहुंची थी, वहीं 5वें सप्ताह के अंत में 22 दिसंबर 2023 को यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो गई। अगले 4 हफ्तों में यात्रा ने 10 करोड़ लोग शामिल हुए, जिसमें इनसे 15 करोड़ प्रतिभागियों का आंकड़ा पार कर लिया। 17 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा डैशबोर्ड में 15.34 करोड़ प्रतिभागियों ने 2.21 लाख ग्राम पंचायतों और 9,541 शहरी स्थानों को कवर किया। जैसा कि एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में, 5वें, 8वें और 9वें हफ्ते का रिपोर्ट यहाँ तक दे दिया गया है। आगे भी ये खबर जब आएगी तो इसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक खबर और रह गई है जिसे हमें देखना है। केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज अयोध्या को बेंगलुरु और कोलकाता से जोड़ने वाली पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वह ऐतिहासिक क्षण था। समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागर विमानन तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह भी उपस्थित थे और इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या नगरी अहमदाबाद, दिल्ली और अब कोलकाता और बेंगलुरु से भी जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुभारंभ के 17 दिनों के भीतर अयोध्या नगरी के देश के चारों कोनों से जोड़ दिया जाए। नागर विमानन मंत्री श्री सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के विमानन अवसंरचना के बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
तेजी से हवाई अड्डों के विकास में दिया गया सहयोग सराहनीय है। उन्होंने यह घोषणा भी की कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कुल 16 हवाई अड्डे होंगे और यह संख्या 2025 तक 19 हवाई अड्डों तक पहुंच जाएगी। ये कुछ तस्वीरें हैं आज की जो आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही डेली हम अपनी प्रमुख खबरों को देखते हैं और उनमें से जो 2-3 महत्वपूर्ण लगती हैं हमें, उसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको जरूर कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे ही डेली हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और मैं धीरे धीरे वीडियो में भी सुधार करूंगा, इसके कंटेंट में भी सुधार करूंगा और इस पूरे वीडियो को और रोचक बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।